नमस्कार प्रिय बच्चों, मैं हरनाथ सिंह, देवनारायण इंटर कॉलेज कुलाबली मैनपुरी। कक्षा 9 में जो हमारा चैप्टर चल रहा था कार्य एवं ऊर्जा, उसमें मैं एक लेक्चर आपको पहले बता चुका हूँ, समझाया है मैंने, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कार्य क्या होता है, कार्य को हम कैसे नापते हैं, उससे संबंधित सूत्र बताया था। ये भी बताया था कि कार्य 3 प्रकार के होते हैं: धनात्मक कार्य, शून्य कार्य और ऋणात्मक कार्य। किन किन परिस्थितियों में धनात्मक होता है कार्य, किन परिस्थितियों में कार्य हमारा शून्य होता है और कब हमारा ऋणात्मक होता है। इसके साथ साथ हमने ऊर्जा भी बताए थे, ऊर्जा के विभिन्न रूप बताए थे, जिसमें मुख्यतः हमने यांत्रिक ऊर्जा की चर्चा की थी। और यांत्रिक ऊर्जा को ये बताया था कि यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है हमारी गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक बताया था और स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक बताया था, और उससे हमने संबंधित आपको प्रश्न कराए थे। अब आज हम जो बताना चाह रहे हैं वो है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। देखिए, इस नियम के अनुसार पूरे ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत है, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा बदलती रहती है। ये तो विस्तृत रूप हुआ, लेकिन हम यहाँ जो ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ना चाह रहे हैं वो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब जिसमें हम केवल 2 ही प्रकार की ऊर्जाओं की चर्चा करेंगे, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। तो किसी भी पिंड में कोई गति कर रही है या गति करने के बाद वो विराम अवस्था में आ जाती है, उसके प्रत्येक क्षण जो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होगी, अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होगा वो नियत होगा। कहने का मतलब है 12 mv² प्लस mgh, ये नियत रहेगा हर अवस्था में। तो इस पर लेकर के उसको जो हमारे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है, इसके लिए मैं एक आपको उदाहरण लेता हूं और उदाहरण के द्वारा ये हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि इसकी प्रत्येक स्थिति में कुल ऊर्जा नियत रहेगी। तो देखिए, उदाहरण ये है, कोई m द्रव्यमान का पिंड है, ये यहां से h ऊंचाई पर, ये पृथ्वी है, ये h ऊंचाई है प्रारंभिक स्थिति, h ऊंचाई पर, और यहां पर इसका प्रारंभिक वेग u0 है और ये a बिंदु है, फिर हम ये लेते हैं कुछ h ऊंचाई पर यहाँ बिंदु आ जाता है, पिंड यहाँ पे आ जाता है और इसका वेग हो जाता है b, और ये ऊंचाई h हो जाती है और ये ऊंचाई h माइनस h हो जाती है। फिर हम लेते हैं इस बिंदु C पर, यहाँ पर पिंड आता है, इसका द्रव्यमान m है और वेग है b डैश। तो हम सबसे पहले A पर लेते हैं, A पर देखिए, पिंड का द्रव्यमान आपको पता ही है, का द्रव्यमान बराबर है, ठीक है। गतिज ऊर्जा के बराबर 12 m इंटू 0 का स्क्वायर हो रहा है। गतिज ऊर्जा यहाँ पे 0 है क्योंकि ये पिंड यहाँ पे विराम अवस्था में है। अब उसके बाद पिंड गिरना प्रारंभ करता है, तो पहले हम यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा को निकाल लें। स्थितिज ऊर्जा होगी mgh, तो कुल ऊर्जा हो गई, कुल ऊर्जा EA बराबर 0 प्लस mgh कैपिटल H, तो ये EA बराबर mgh, ये पहला समीकरण होगा। अब देखिए, पिंड गिरता हुआ B बिंदु पर आता है, ये हमारा B बिंदु है। अब हम बात करेंगे B पर, पिंड का द्रव्यमान बराबर m, वो तो वही रहेगा, वो तो कोई बदलना नहीं। दूसरा, गतिज ऊर्जा क्या होगी,
गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा ये होगी हमारी एम जी एच माइनस एच, क्योंकि यहां से ऊंचाई एच माइनस एच रह जाएगी। अब देखो गति के समीकरण से, गति के समीकरण वी स्क्वायर इक्वल टू प्रारंभिक वेग 0 स्क्वायर प्लस 2gh। ये मान अगर हम यहाँ पर रखते हैं इसमें, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ एम इंटू 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया mgh। तो कुल ऊर्जा कितनी होगी? कुल ऊर्जा E बराबर ई बी बराबर, जोड़ देंगे इसको और इसको, तो एम जी एच प्लस एम जी ए। तो ये देखिए इसको खोलेंगे तो ई बी बराबर एम जी एच माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच, इससे ये कैंसिल हो गया तो ई बी बराबर आ गया एम जी एच, ये निकल के आ गया, एक ये आया और एक ही आया। आप देख रहे हैं दोनों जगह बराबर है। इसी तरह से हम यहां पे लेते हैं सी पर। सी पर क्या होगा? सी पर क्या होगा? पिंड का द्रव्यमान वही रहेगा, का द्रव्यमान बराबर m, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। अच्छा यहां पे देखिए गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी डैश का होल स्क्वायर, बी डैश का स्क्वायर, और प्लस स्थितिज ऊर्जा हमारी 0 हो गई, ऊर्जा बराबर 0, क्योंकि ऊंचाई हमारी 0 होगी। अब देखिए गति के समीकरण से, अगर हम यहां से लेते हैं, यहां पे यहाँ के वेग 0 हो जाता है, तो बी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू एच। तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी डैश स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ एम इंटू 2gh, इससे ये कैंसिल हो गया mgh। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कुल ऊर्जा हो जाएगी, कुल ऊर्जा ई बी ई सी बराबर mgh प्लस स्थितिज ऊर्जा 0 होगी तो ई सी बराबर mgh। ये तीसरा समीकरण। तो देखिए आपको ये क्लियर हो गया तीनों समीकरण से कि ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी बराबर एम जी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु पर कुल ऊर्जा mgh होगी, इस बिंदु पर कुल ऊर्जा mgh होगी और इस बिंदु पर कुल ऊर्जा mgh होगी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई ए बराबर mgh, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई बी बराबर mgh और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई सी बराबर mgh। तो ये इससे ये सिद्ध होता है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण में प्रत्येक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जाओं का योग नियत होता है, समान रहता है। तो ये हमने एक उदाहरण लेके समझाया जिसमें हमारे ऊर्जा संरक्षण का नियम सिद्ध होता है। अब हम बताते हैं कार्य करने की दर, जिसको हम शक्ति कहते हैं या हम पावर भी कहते हैं। और अक्सर आपने सुना होगा ये कहा जाता है कि ये इंजन इतने हॉर्स पावर का है, ये ट्रक इतने हॉर्स पावर का है, ये ट्रैक्टर इतने हॉर्स पावर का है। तो हॉर्स पावर क्या होती है? ये उसकी शक्ति होती है। शक्ति क्या मतलब होती है? कार्य करने की दर, तो हम उसको हम शक्ति कहते हैं। तो अब हमारा उद्देश्य है आपको शक्ति बताना। तो शक्ति की परिभाषा ये होगी, किसी वस्तु द्वारा
या किसी यंत्र द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो ये होता है, शक्ति पावर बराबर कार्य बटे समय। ये तो तब है जब हमने कार्य किया। कहीं कहीं हम ऊर्जा व्यय करते हैं, तो ऊर्जा व्यय होने की दर को भी हम शक्ति कहते हैं। कहीं हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे बल्ब के द्वारा हमें, एक तब बल्ब से हम ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा देते हैं, दूसरी तरफ हमें उससे रोशनी प्राप्त होती है। तो ऊर्जा प्राप्त होने की दर को भी हम शक्ति कहते हैं। तो इसका जो मात्रक होगा, सूत्र तो हम पहले ये लिखेंगे, P बराबर W/T, ठीक है। और इसका मात्रक होगा जूल प्रति सेकंड या वाट। मात्रक होगा जूल प्रति सेकंड या वाट। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, वाट। इसका अन्य भी मात्रक होते हैं, जैसे 1 किलोवाट और 10⁻³ वाट होता है। एक अश्व शक्ति जिसको हम हॉर्स पावर बोलते हैं, ये होता है 746 वाट के बराबर, 746 वाट। तो इस तरह से ये कुछ हमारे सूत्र थे जो हमने आपको बता दिए। और 1 वाट का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंजन 1 जूल कार 1 सेकंड में कर दे तो जो उसकी शक्ति होगी वो हमारी 1 वाट होगी। अब देखिए, इस पर आधारित एक क्वेश्चन है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। 50 किलोग्राम का एक लड़का एक सोपान मतलब जीना पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। देखिए, सोपान कहिए या हमारी सीढ़ियां कहिए, उस पर वो चढ़ रहा है, इस तरह से चढ़ रहा है। देखिए, इस तरह से ये इस तरह से चल रहा है। कुल हमारी कितनी सीढ़ियां हैं? कुल सीढ़ियां हैं 45, ठीक है। और एक सीढ़ी की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी H बराबर 45 × 15 सेंटीमीटर। ये हमारी ऊंचाई होगी। अगर हम इसको उसमें बदलें 45 × 15/100 मीटर, ये ऊंचाई होगी। तो जब ये यहाँ जाएगा तो कार्य कितना करना पड़ेगा? किया गया जो कार्य होगा वो होगा किया गया कार्य बराबर ऊर्जा में परिवर्तन। यहाँ पे ऊर्जा स्थिति ऊर्जा 0 है, यहाँ पे mgh हो जाएगी, तो ये हो जाएगा mgh। समय कितना है? समय है ये जो यहाँ से यहाँ तक लड़का पहुँच रहा है, उसको समय लग रहा है हमारा 9 सेकेंड। ये 9 सेकेंड में पहुँचता है। तो शक्ति कितनी हो जाएगी? शक्ति हो जाएगी P बराबर W/T। तो P बराबर M कितने द्रव्यमान का है? ये है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का। ये इसका वजन है M बराबर 50 किलोग्राम। तो ये M 50, G दिया 10 × H 45 × 15/100 अपॉन T कितना है? 9 सेकेंड। तो इससे देखिए कितना होगा, 1 2 1 2 3 से काट दिया, 3 5 बार और 3 15 बार। तो ये हो गया 5 × 75। और इसको हम गुणा करेंगे तो 25 5 5 35 और 2 375 वाट।
तो उसकी जो शक्ति होगी वो कितनी होगी, 375 वाट, अर्थात जो लड़के की जो शक्ति होगी वो 375 वाट होगी। अब देखिए ये तो हमारा हो गया, हमने आपको एक शक्ति का उदाहरण बताया। अब आता है ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। देखिए हम ऊर्जा को, हमारा बिजली का बिल आता है यूनिटों में आता है, या हम उसको कहते हैं किलोवाट आवर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है। तो देखिए ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक का व्यवहारिक मात्रक ये होता है किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। इसको, या हम इसको यूनिट भी बोलते हैं, या इसको KWH बोलते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 × 10⁻³ वाट इंटू घंटा, इसका मतलब हुआ 3600 घंटा सेकेंड, ये घंटा हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 3600 × 10⁻³ इंटू जूल बटे सेकेंड इंटू सेकेंड। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 3.6 × 10⁻6 जूल, ये 1 किलोवाट घंटा, या 1 यूनिट, या हम इसको बोलते हैं या 1 यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको हमने आपके सामने निकाल के दिखा दिया। अब इसी तरह से कभी कभी हम घरों में ये भी हम पता लगाते हैं कि कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। जैसे इसके ऊपर एक मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ। 60 वाट का एक बल्ब है, ठीक है, प्रतिदिन 8 घंटे जलता है। बल्ब द्वारा दिन में खर्च की गई ऊर्जा यूनिटों में परिकलन कीजिए। हमें ये पता लगाना है कि हमारे घर में कितने यूनिट बिजली खर्च हो जाएगी, इसका हमें पता लगाना है। तो इसमें वाट पावर दी हुई है, बल्ब की शक्ति दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, बल्ब की शक्ति दी हुई है 60 वाट। बल्ब की शक्ति बराबर 60 वाट, ठीक है। उसके साथ साथ हमें यह भी दिया हुआ है कि 6 घंटे रोज उपयोग किया जाता है, घंटे प्रतिदिन हम इसको उपयोग करते हैं। और साथ साथ हमें यह पता लगाना है कि बल्ब द्वारा एक दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। तो इसके लिए देखिए यूनिटों की संख्या, इस सूत्र का उपयोग करते हैं, यूनिटों की संख्या बराबर वाट इंटू घंटे बटे 1000। ये आप हाई स्कूल में इस सूत्र का भी उपयोग करेंगे। तो वाट हो गए 60 इंटू घंटे 6, ठीक है, अपॉन 1000, 36 बटे 100। तो ये हमारा उत्तर निकल के आएगा 0.06, अर्थात 0.36, ये आएगा 0.36 यूनिट। एक दिन में इतनी बिजली खर्च हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया, लेकिन हम आपको कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन भी कराना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को ज़रा देख लीजिए, और मैं एक एक करके आपको क्वेश्चंस बता भी रहा हूँ, जिनको आप अच्छी तरह से समझ भी लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक बैटरी बल्ब, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इस टाइप का है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला बल्ब का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर में परिवर्तित किया जाता है। मतलब एक पिंड है जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है m दिया हुआ है 20 किलोग्राम। इसका प्रारंभिक वेग है 5 मीटर,
और ये गति कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका वेग m उतना ही रहता है 20 kg, और इसका वेग हो जाता है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो निश्चित है बल इस दिशा में लगाया गया होगा। तो आरोपित बल द्वारा हमें कार्य निकालना है। आरोपित बल द्वारा कार्य क्या होगा? आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक। तो यहां पे ऊर्जा है हाफ m 20 × 5 × 5 माइनस हाफ m 20 × 2 × 2। तो देखिए इसमें ये कॉमन है, 1/2 × 20 कॉमन है, 25 माइनस 4, तो इससे ये कैंसिल हो गया 10, तो 10 × 21 बराबर 210 जूल, 210 जूल। तो इस तरह से ये हमारा सूत्र निकल के आ गया, उत्तर निकल के आ गया। अब एक और मैं क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन ये है 10 किलोग्राम का पिंड एक ए मेज पर रखा हुआ है, बिंदु ए पर रखा हुआ है। इसे बी बिंदु तक ले जाया जाता है तथा ए और बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है। तो पिंड पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? अपने उत्तर की व्याख्या दीजिए। देखिए हमें निकालना है गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए ये मेज है, क्षैतिज मेज है, इस टाइप से बनी हुई है। ये देखिए ये यहां पे रखा हुआ है और इसको हम गति करा के यहां पे लगा देते इस तरह से, ये बी पे पहुंच जाता है। यह क्षैतिज मेज है और इसका द्रव्यमान दिया हुआ है m बराबर 10 kg, m बराबर 10 kg, 10 kg। अब देखिए गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ लगेगा, गुरुत्वीय बल होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, यहां पे भी नीचे की तरफ लगेगा गुरुत्वीय बल, और विस्थापन इधर की तरफ हो रहा है। तो इनके बीच में कोण कितना है? 90, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम ये लिखेंगे गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, W बराबर गुरुत्वीय बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पे कितना है? कॉस थीटा है हमारा 90, तो थीटा 90 है, तो ये गुरुत्वीय बल इंटू विस्थापन और इंटू कॉस 90, और इसका मान 0 होता है, इस वजह से ये 0 हो गया। या हम सीधा से ये कहें कि बल नीचे की तरफ लग रहा है, विस्थापन इधर की तरफ हो रहा है, तो उनमें बीच परस्पर आरोपित बल और विस्थापन एक दूसरे के परस्पर लंबवत है, अतः किया गया कार्य जो होगा वो हमारा 0 होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन है जो यूनिटों के ऊपर है। किसी घर में एक महीने में 250 यूनिटों की ऊर्जा व्यय होती है, तो उसका मान जूल में कितना होगा? देखिए अभी हमने निकाला था ये एक यूनिट कितने के बराबर होते हैं? एक यूनिट होती है 3.6 × 10⁻6 जूल। एक यूनिट बराबर होती है 3.6 × 10⁻6 जूल। और कितने उस घर में कितनी 250 यूनिट, तो 250 यूनिट बराबर 250 × 3.6 × 10⁻6। इसको हम सरल कर लेंगे तो वो हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक विद्युत हीटर या जो ऊष्मक होता है उस पर 1500 वाट लिखा हुआ है, 10 घंटे में वह कितनी ऊर्जा व्यय करेगा? तो इसको भी हम कर सकते हैं। शक्ति कितनी लिखी है? शक्ति 1500 वाट है। टी कितना है?
टी है 10 घंटे। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 10 इंटू 3600 सेकेंड। तो व्यय ऊर्जा ये हो जाएगा 1500 इंटू जूल बटे सेकेंड इंटू 36 0। ठीक है, तो इसको हम इंटू सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1500 इंटू 3600 जूल। इसको हम गुणा कर लेंगे 15 गुणित 36 इंटू 10⁵ और इसका गुणा कितना होगा? इसको गुणा होगा 36 और 18, 3600 और इसका आधा 180, 36 का 18, तो ये होगा 0,4,540, 36 54, तो 54 और 540 गुणित 10⁵5 और 5.40 गुणित 10⁵7 जूल। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर से संबंधित आपको थ्योरी भी समझा दी और इसके न्यूमेरिकल भी समझा दिया, और मैं ये समझता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप और भी बच्चों को बताएं और इनको बार बार देखें, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यही चीज़ आप 11वीं क्लास में भी पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ थोड़ा सा विस्तृत में पढ़ाएंगे और ज़्यादा कठिन रूप में पढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।